और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का नंबर है 64%। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुताबिक ये नंबर देश के निम्न वर्ग और गरीब मतदाताओं का है। इस अंकगणित की पूरी सियासी कहानी सटीक तथ्य और सच्चे आंकड़ों के साथ आपको दिखाएंगे। इसे कांग्रेस के इंटरनेशनल नेता सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान के बाद समझना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरासत टैक्स को बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। आलम यह है कि कांग्रेस को न सिर्फ सैम के बयान के से किनारा करना पड़ रहा है, बल्कि बार बार सफाई भी देनी पड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस ने सचमुच पुश्तैनी संपत्ति पर एक बार फिर टैक्स लगाने की योजना बनाई है, और क्या कभी बीजेपी भी इसके पक्ष में थी? आइए आपको विरासत टैक्स का पूरा सियासी किस्सा और चुनावी अंकगणित दिखाते हैं। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। देशाचे नेते माननीय राहुलजी गांधी यांचं आगमन आपल्या सगळ्यांमध्ये झालेलं आहे। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत आपण या ठिकाणी करूया। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं, घबरा गए। आपके पास अगर एक घर गांव में है और एक घर आपने शहर में ले लिया, दो घर है, तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। जिन्हें 400 पार का नारा देना था, वो आज क्या कह रहे हैं? जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, उनकी भाषा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। कांग्रेस SC, ST, OBC से आरक्षण छीनकर उसे अपने खासम खास प्रिय वोट बैंक को देना चाहती है। If you connect everything to the religion, and if you want to destroy the country by telling like this and dividing the communities in the name of religion, this is very, very bad. 2024 के चुनावी शोर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अब पूरा जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगातार तीसरी जीत के लक्ष्य पर निशाना साधा, तो राहुल गांधी से लगातार तीसरी हार के सिलसिले को तोड़ने और सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार करने की कोशिश की। इस बीच अमेरिका के शिकागो से कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार सैम पित्रोदा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस को घेरने का एक और बड़ा मौका दे दिया। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनलों पर आपने सैम पित्रोदा का वो बयान सुन लिया होगा जो 2024 का बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। लेकिन इस बयान से कैसे सीटों का अंकगणित बदल सकता है, ये पहली बार हम आपको बताएंगे। अभी आप सबसे पहले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का वो बयान सुनिए जिस पर सियासी हंगामा मच गया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public.
Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. अमेरिका के इस दिलचस्प विरासत टैक्स का हवाला देकर सैम पित्रोदा ने भारत के नजरिए से इसे लेकर क्या कहा, अब उसे भी सुनिए। In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. चुनावी पिच पर विरोधी खेमे से बयान की ऐसी गेंद सामने आए तो उस पर सियासी सोच से परे चुनावी मुनाफे वाला शॉट मारने में नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है। ऐसे में उन्होंने छत्तीसगढ़ के सरगुजा पहुंचते ही सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर जोरदार पंच मारा। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सागर पहुंचे तो यहां भी सैम पित्रोदा के बयान का जिक्र कर कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को कुरेदने से गुरेज नहीं किया। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इस बचत पर भी, इस संपत्ति पर भी उसकी नजरें हैं, लूटना चाहती है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। कांग्रेस ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। सबसे पहले सैम पित्रोदा के बयान से किनारा किया, फिर एक एक कर ऐसे कई सबूत दिखाने की कोशिश की जिनसे यह साबित हो गया कि वो कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी है जो विरासत टैक्स को दोबारा लागू करना चाहती है। जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सत्ता की खातिर असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर सनसनी फैला रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी नेता जयंत सिन्हा का एक वीडियो साझा किया जिसमें वो विरासत टैक्स की हिमायत कर रहे हैं। So if we want to create a society that gives opportunities that are equal to everyone, we have to level the playing field. And we have to have the creative destruction that entrepreneurial capitalism requires, which is why we need estate taxes so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. हालांकि ये बयान 13 दिसंबर 2013 का है जब बीजेपी नहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी। जयराम रमेश ने बीजेपी नेता अमित मालवीय का भी 10 नवंबर 2014 का एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया जिसमें वो विरासत टैक्स पर पार्टी के नेता जयंत सिन्हा की हिमायत कर रहे हैं। जयराम रमेश ने कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस का विरासत टैक्स लाने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही इस तरह के टैक्स को खत्म किया था। ये तो बीजेपी है जो विरासत टैक्स लाने का इरादा रखती है। इसके लिए जयराम रमेश ने कुछ तथ्य भी पेश किए। उनके अनुसार पहला तथ्य, मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे जयंत सिन्हा ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो 2014 में इनहेरिटेंस टैक्स लागू करना चाहते थे। दूसरा तथ्य, 2017 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि मोदी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लागू करने जा रही है।
तीसरा तथ्य 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनहेरिटेंस टैक्स की तारीफ करते हुए कहा था कि पश्चिमी देशों में इस तरह के टैक्स से अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को काफी मात्रा में अनुदान मिलता है। चौथा तथ्य, ऐसी न्यूज रिपोर्ट सामने आई कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2019 में इनहेरिटेंस टैक्स पेश करेगी। वैसे दिलचस्प ये भी कि जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया, तो इसके उलट कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि इसे पार्टी का आधिकारिक बयान भी बताया। करोड़ जिन लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, इनको नौकरी दे दो या सड़क बना दो, अच्छे स्कूल बना दो और अच्छे हॉस्पिटल बना दो, तो क्या बुराई है इसमें? इसे लेकर बीजेपी ने कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके घोषणा पत्र पर हमला बोला, अब वो भी सुनिए। भारत का मूल मंत्र क्या रहता है? एक पीढ़ी मेहनत करके कमाती है, उसके बाद दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी कुछ सुख पाती है, और ये कांग्रेस उस सुख चैन को छीनना चाहती है। दरअसल यह बहस रविवार से ही गर्म है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन पर लोगों की संपत्ति जब्त कर एक खास वर्ग को देने की योजना बनाने का आरोप लगाया। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जब राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर गए, तब भी इस बयान को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के दौरान किसी भी तरीके का नैरेटिव गढ़ने में माहिर हैं। खास करके विपक्ष के बयान को तो वो कुछ ऐसे पकड़ते हैं कि उसका फिर कोई काट नहीं निकलता। आपको याद होगा, पिछली लोकसभा चुनाव बात 2019 की है, जब कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने कहा जो हुआ सो हुआ। उस बात को प्रधानमंत्री ने ऐसे पकड़ा कि उसने पूरे चुनाव की दशा और दिशा ही बदल दी। कांग्रेसी इस बयान से उबर नहीं पाए और जो परिणाम हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। अब सवाल ये कि 2024 में विरासत टैक्स का मुद्दा कांग्रेस के गले की फांस बन जाएगा, इससे वोट का अंकगणित बदल जाएगा। ये सब कुछ आपको बताएंगे। पहले आप ये समझिए कि विरासत टैक्स है क्या। इनहेरिटेंस टैक्स या विरासत कर वो टैक्स है जो किसी आदमी की मृत्यु के बाद उस संपत्ति पर लगाता है, जो उसके उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है। खास बात यह कि विरासत में मिलने वाली संपत्ति के ट्रांसफर होने से पहले ही ये टैक्स लगता है। अमेरिका में इस टैक्स का रेट 40% है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी आदमी ने जीवन भर कमाकर जो कुछ भी बनाया वो पूरा का पूरा उसके उत्तराधिकारियों को नहीं मिल सकता। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की संपत्ति है जो उत्तराधिकारियों को मिलनी है, तो उस आदमी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम चढ़ने से पहले उस संपत्ति पर 40 लाख रुपए का टैक्स लग जाएगा। मतलब 60 लाख की संपत्ति ही उत्तराधिकारियों को मिलेगी। और सवाल ये भी कि देश में किस वर्ग के पास कितनी संपत्ति है, इसका अंकगणित भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल संपत्ति का 41% हिंदू सवर्णों के पास है, जबकि पिछड़े हिंदुओं यानी ओबीसी के पास 31% संपत्ति है। तो मुसलमानों के पास 8%, अनुसूचित जाति के पास ये आंकड़ा है 7.3% का, और अनुसूचित जनजाति के पास 3.7% की संपत्ति है। अगर इसे परिवार के लिहाज से देखें तो देश में कुल संपत्ति का 22.2% हिंदू सवर्ण परिवारों के पास है। तो हिंदू ओबीसी परिवारों के पास 35.8%, मुस्लिम परिवारों के पास 12.1%, अनुसूचित जाति परिवारों के पास 17.9% और अनुसूचित जाति परिवारों के पास 9.1% संपत्ति है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इसी विरासत टैक्स का जिक्र किया, जिसे प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार का सबसे नया चुनावी अस्त्र बना दिया। ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का?
इसका मतलब ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं। भाई बताइए। ये सच है कि भारत में भी विरासत टैक्स लागू था। 1953 के संपत्ति शुल्क अधिनियम के अनुसार मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारियों को 85% तक संपत्ति शुल्क चुकाना पड़ता था, लेकिन 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय इसे खत्म कर दिया गया। तब के वित्त मंत्री वीपी सिंह का मानना था कि संपत्ति शुल्क समाज में संतुलन लाने और धन के अंतर को कम करने में नाकाम रहा। लेकिन अब 2024 के चुनावी माहौल में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इसे एक बार फिर हवा दे दी है। हालांकि जब मुद्दा गर्म हुआ तब सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई भी दी और बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप भी लगाया। हमारे सामने मुद्दा है कि हम अर्थव्यवस्था की गति को कैसे बढ़ाएं, कि 7% अगर चल रही है तो 8 कैसे करें, 9 कैसे करें, 10 कैसे करें, उस पर बात होना चाहिए ना। ये बात जो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो तो बाद में आएगी ना। अगर कहते हैं ना, अगर केक बढ़ेगी नहीं तो फिर उसको बांटोगे क्या। लेकिन प्रधानमंत्री ने विरासत टैक्स वाले सियासी मुद्दे को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी रैलियों में जमकर भुनाया। साथ ही हर रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसने का एक मौका नहीं छोड़ा। इस पर राहुल गांधी ने दिल्ली के सामाजिक न्याय सम्मेलन में प्रधानमंत्री पर कैसे चुटकी ली वो भी सुनिए। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। जाति जनगणना के वादे और दावे पर राहुल गांधी अक्सर देश के एक्सरे की बात करते हैं, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र का सबसे अहम हिस्सा भी है। आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। अब सवाल यह कि क्या 2024 के चुनाव में कांग्रेस का जाति जनगणना वाला दांव चल पाएगा, या फिर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के वादों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ा है उससे राहुल गांधी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों की तरह लोकसभा चुनाव में नाकाम हो जाएंगे। फिलहाल इसका अंकगणित 4 जून को पता चलेगा, लेकिन 2019 में वर्ग चाहे जो भी हो, अमीर और गरीब वोटर का अंकगणित क्या था उसे भी समझिए। 2019 के चुनाव के बाद हुए सर्वेक्षण के अनुसार 30% गरीब वोटर थे तो 34% निम्न आय वर्ग के, जबकि 22% मध्यम आय वर्ग और 14% उच्च आय वर्ग के वोटर थे। गरीब मतदाताओं में 43% ने बीजेपी गठबंधन को वोट दिया तो 23% ने कांग्रेस गठबंधन को। निम्न आय वर्ग के 46% मतदाताओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया तो 29% ने कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में। मध्यम आय वर्ग में 46% ने बीजेपी को वोट दिया तो 29% ने कांग्रेस गठबंधन को, जबकि उच्च आय वर्ग के मतदाताओं में 51% ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में मतदान किया तो 27% ने कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में।